हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ की बिडिंग समाप्त हो गई है। तो आज के वीडियो में अलॉटमेंट चांसेस को लेकर हम बात करने वाले हैं। यही नहीं, हम आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के जो फाइनल फिगर्स है वो हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से जो क्यूआईबी है या रिटेल निवेशक है उन्होंने किस हिसाब से यहां पर इन्वेस्ट किया है। अलॉटमेंट के चांसेस जो रिटेल निवेशक है उनका कैसा रहेगा इस आईपीओ में। होम फर्स्ट फाइनेंस के लिस्टिंग डे फरवरी 3 को लिस्टिंग होने वाली है, तो क्या एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं उस दिन दोस्तों। और इतना तो हम बताएंगे ही, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो उससे पहले क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कंपनी के बारे में जो वैल्यूएशन है, एंकर इन्वेस्टर है, वो कुछ बोनस में इंफॉर्मेशन दोस्तों हम लास्ट में देंगे। लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। सबसे पहले दोस्तों, ईएफए लर्निंग की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष है कि आपका इस आईपीओ में अलॉटमेंट हो, आईपीओ प्रॉफिट में खुले और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिले दोस्तों। अब दोस्तों, इस आईपीओ को, होम फर्स्ट आईपीओ को मैं इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के साथ भी कंपेयर बीच बीच में करता रहूंगा। रीजन ये है क्योंकि दोनों आईपीओ लगभग एक ही समय पे आए हैं, और दूसरी चीज है दोनों का आईपीओ का साइज भी बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर ही है। अब देखिए, टोटल सब्सक्रिप्शन होम फर्स्ट फाइनेंस का 26.6 टाइम हुआ है, और इंडिगो पेंट्स का अगर आप देखें तो 117 टाइम्स हुआ था दोस्तों। क्यूआईबी कोटा अच्छा खासा भरा है होम फर्स्ट फाइनेंस का 52 टाइम्स। एनआईआई यानी जो आप जो एचएनआई जो होते हैं, जो 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बार वो पैसा लेके, मतलब कुछ दिन के लिए लोन लेकर 7-8% की, 9-10% की वो लोन लेते हैं 8-10 दिन के लिए, तो लोन लेकर भी वो अप्लाई करते हैं, तो उनका सब्सक्रिप्शन 39 टाइम्स है। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं, ये अच्छा है दोस्तों। लेकिन कंपेयर करें अगर हम इंडिगो पेंट्स के साथ तो बहुत ही कम है, तो ये एक थोड़ा सा सिग्नल जाता है दोस्तों रिटेल निवेशकों के लिए। 6.6 टाइम्स, तो इसका क्या नंबर है, इनके क्या मायने रहेंगे अलॉटमेंट चांसेस, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो इंडिगो पेंट्स का जो आईपीओ आया था 1176 करोड़ का, ऑलमोस्ट इसका भी 1150 करोड़ के आसपास है होम फर्स्ट फाइनेंस का, दोनों बराबर के आईपीओ थे। वहां पर रिटेल सब्सक्रिप्शन देखिए 16 टाइम्स हुआ था, यहां 6.6 टाइम्स, मतलब एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के चांसेस ज्यादा है अगर इंडिगो पेंट्स के साथ आप कंपेयर करें तो। लेकिन आईआरएफसी के साथ कंपेयर करें, चूंकि वो बड़ा आईपीओ था, उससे चांसेस थोड़े कम है। और कुछ नंबर्स और कुछ डेटा समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। अब देखिए, रिटेल निवेशक ने 6.6 टाइम्स इसे सब्सक्राइब किया है, ओवर सब्सक्राइब किया है। तो ऐसा नहीं बता सकते हैं कि सिंपल ये 15% का ये रहेगा आईपीओ में चांसेस, क्योंकि देखिए कुछ रिजेक्शंस भी होंगे, रिजेक्शंस के अलग अलग कारण भी होते हैं दोस्तों। उस पर हम एक डिटेल में काम भी कर रहे हैं, आपके अलग अलग कमेंट सेक्शन में फीडबैक आते रहते हैं, तो डिटेल में वीडियो भी बन रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, तो आप भविष्य में कभी भी आईपीओ में अप्लाई करें तो आप कहीं चूक ना जाए। फिलहाल अराउंड 20% का एक रफली आप एक चांस ले सकते हैं कि आईपीओ में अलॉटमेंट यहां पर होगा। ये क्योंकि रफ फिगर्स होते हैं, इसको कोई भी सर्टेनिटी से नहीं बता सकता, क्योंकि रिजेक्शन कितने होंगे ये तो बता पाना मुश्किल है। और अभी जब ये वीडियो बन रहा है तो एक्सचेंजेस से कुछ और डेटा भी आने बाकी है। अगर इंडिगो से कंपेयर करें तो इंडिगो के 8 से 10% के चांसेस है, क्योंकि वो भी 16 टाइम्स हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था, थोड़े वहां भी रिजेक्शंस होंगे, अलग अलग फैक्टर्स होंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आप अभी जो आईपीओ होम फर्स्ट है तो वहां पर अच्छा खासा अलॉटमेंट होगा। अब डेट्स की तरफ जाते हैं, और डेट्स हमको थोड़ी ट्रिकी लग रही है। क्यों ट्रिकी लग रही है हमको, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, टेंटेटिव टाइमलाइन समझ लेते हैं। 25 जनवरी को बिडिंग तो समाप्त हो गई है। देखिए, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स फरवरी 1 को है, मतलब समझ लीजिए किसी आईपीओ में जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो जो पैसा है बैंक में ही आपके पड़ा हुआ है वो अनब्लॉक हो जाएगा फरवरी 1 को। इंपॉर्टेंट रहेगा अलॉटमेंट लिंक, कम्युनिटी पेज में हम, हमारे जो चैनल है वहां पर हम शेयर कर देंगे दोस्तों, तो वहां से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। अब फरवरी 1 बहुत ही ट्रिकी डेट है जो हमने आपको बताया था, बजट का दिन है।
और बजट किस हिसाब से आता है, ये एक रिस्क है, अपॉर्चुनिटी है, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहां पर पर्सनली हम कहें तो थोड़ा सा हम कॉशस हैं, कॉशस की तरफ हम ज्यादा है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट का दिन है। शेयर जो है 2 फरवरी को क्रेडिट होने की बात है, और बजट का जो इवेंट है उस दिन और उसके बाद के दिन कैसा मार्केट रिएक्ट करता है, बहुत ही बोल पाना मुश्किल है। फिलहाल अभी मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हमको ऑलरेडी देखने को मिल रही है, और ये अभी बजट भी कुछ दिनों के बाद ही है दोस्तों, तो उससे पहले कुछ वोलेटिलिटी भी देखने को मिली है। तो लिस्टिंग है फरवरी 3 को, और फरवरी 3 है बजट के और 2 दिन के बाद। फरवरी 1 बजट, 2 तारीख, 3 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने की ये टेंटेटिव बात चल रही है दोस्तों। अब लिस्टिंग गेन अभी के जो फिलहाल जो आंकड़े बोल रहे हैं उसके हिसाब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो समझते हैं दोस्तों। तो ग्रे मार्केट जो प्राइस होता है, जिसे डब्बा मार्केट कहा जाता है, डब्बा बाजार कहा जाता है, जीएमपी कहा जाता है, आप अलग अलग आप सुनते होंगे, अलग अलग जगहों में मीडिया में आप सुनते होंगे। तो ये सेकेंडरी रिसर्च हम करते हैं, अलग अलग चीजों में देखते हैं कि क्या है अभी फिलहाल ग्रे मार्केट। अब देखिए ग्रे मार्केट फिलहाल 20% का प्रीमियम बोल रहा है, और कंपेयर करते हैं इंडिगो पेंट्स के साथ, तो इंडिगो पेंट्स का इससे कंपेयर करें तो 45-50% का इंडिगो पेंट का ग्रे मार्केट प्राइस है। तो इंडिगो पेंट शायद जैसा लिस्टिंग गेन देने की बात है उससे तो ये कम लिस्टिंग गेन देगा, लेकिन आईआरएफसी के साथ कंपेयर करें, जो रेलवे का गवर्नमेंट का जो आईपीओ है, वो जो आईपीओ है उसका तो ग्रे मार्केट भी ज्यादा नहीं बोल रहा है भाव, डब्बा बाजार ज्यादा बोल नहीं रहा है। तो वो आईपीओ अगर हम देखेंगे तो हमको वहां पर प्रॉफिट कम होने की उम्मीद है। फिलहाल इस आईपीओ में 20% का प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं हमेशा यहां पर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है मार्केट वोलेटिलिटी का, उसको मैं समझ के रखता हूं। आप भी जरूर समझिए और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करूं, 1 तारीख को बजट है और बजट के बाद ही नया डायरेक्शन मार्केट को मिलेगा। तो यहां पर आपको एंकर इन्वेस्टर, वैल्यूएशंस, ये सब समझना होगा, जो हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। पर्सनल लेवल में अगर हम बात करें, आपको अपनी रिस्क समझनी है। रिस्क का सिंपल मीनिंग है दोस्तों, समझ लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं, तो 50,000 रुपए में से 15,000 लगभग जो रुपए हैं वो एक ही आईपीओ में डाल देंगे, तो ये बहुत ही हाई रिस्क चीज होती है। ऐसी चीज ना करें, ऐसी गलती ना करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह दें। लेकिन अगर आपके पास 30-40 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, और एक आईपीओ में अगर आप एक पैसा डाल रहे हैं, 15,000 का एक लॉट या 2 लॉट भी डाल रहे हैं, या 2 अलग अलग लॉट घर से जा रहे हैं, तो शायद आपको उतना फर्क ना पड़े। तो एसेट एलोकेशन को जरूर समझे, रिस्क को जरूर समझे। हमारे हर वीडियो में एसेट एलोकेशन और रिस्क पर हमारा फोकस रहता ही है। आप जो हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते ही हैं, ये पूरा जो फ्रेमवर्क है जहां पर रिस्क को, रिवार्ड को और रिटर्न, सब चीजों को एक फोकस में लिया जाता है। इस आईपीओ में क्यूआईबी और एनआईआई का सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है आज की तारीख में। तो ये लिस्टिंग गेन को लेकर 20% का प्रीमियम है, हमको देखना होगा कि आगे कितना ये प्रीमियम आगे चलता है। अब कुछ बोनस में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए लास्ट में दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए। कोई भी आईपीओ आता है तो उससे पहले एक एंकर लिस्ट आती है। तो जब भी जैसे ये 21 से 25 तारीख का ये आईपीओ था, तो एक दिन पहले ये एंकर की लिस्ट आई थी। अब एंकर लिस्ट में बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, और यहाँ पर जो एफआईआईज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो यहाँ पर अप्लाई करती है। तो नोमुरा, फिडेलिटी, ईस्ट स्प्रिंग, सीएलएसए, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल नाम है जिन्होंने अप्लाई किया है होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ में। उन्होंने कुछ पैसा यहां पर निवेश किया है। भारत में म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड, निपॉन म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड हाउस है, तो इन लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट किया है। तो अगर एंकर लिस्ट अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक तो उनके लिए 30 दिन का एक लॉक इन पीरियड भी रहता है, और दूसरी चीज कि एंकर्स जनरली ऐसा नहीं है कि 30 दिन के बाद है तो वो बेच के चले जाएंगे। हाँ, ऐसा होता भी है, थोड़ा बहुत वो बेच भी देते हैं, बट जनरली उनका एक लॉन्ग टर्म का व्यू होता है। लेकिन
फिर से मैं रिपीट करूं, एसेट एलोकेशन को आप जरूर समझें उसके हिसाब से, क्योंकि ये जैसे गोल्डमैन या मॉर्गन स्टैनली के तो बहुत बड़ा एयूएम है, तो उन्होंने जितना यहाँ इन्वेस्ट किया होगा तो शायद उनके एयूएम का बहुत बड़ा परसेंटेज भी नहीं होगा, तो वो चीज आप जरूर समझे। वैल्यूएशन के हिसाब से, क्योंकि कंपनी एफोर्डेबल हाउसिंग में है, मतलब समझ लीजिए जिनको 20 लाख 25 लाख या उससे कम में घर चाहिए, घर बनाना है या फिर घर खरीदना है, उन उस सेक्टर में काम कर रही है। तो वो जो कस्टमर्स हैं आज की तारीख में 96% से ज्यादा उन्होंने पैसा दिया है, मतलब वापस आया है पैसा, कलेक्शन उन कस्टमर्स के द्वारा हुआ है इस पेंडेमिक के समय में, तो ये चीज को एक पॉजिटिव आप मान सकते हैं। लेकिन जो मार्केट लीडर है एचडीएफसी, जो एचडीएफसी लिमिटेड है, वो तो हर इंडस्ट्री में है, वो तो 50 लाख में 1 करोड़, वो हाउसिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो मार्केट लीडर है। तो वो जो प्रीमियम या फिर उनका जो प्राइस टू बुक रेशियो है उसका होम फर्स्ट से कम है, तो मार्केट लीडर खुद सस्ते में आपको मिल रहा है, तो ये चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। लेकिन जो ब्रोकरेजेस है उनका कहना है एफोर्डेबल हाउसिंग है और यहां पर ग्रोथ भविष्य में बहुत ज्यादा देखने मिल सकती है, तो इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों। इसीलिए दोस्तों हमारे वीडियो में तो आपकी थोड़ी लर्निंग हुई ही होगी ऐसा हमारा मानना है, लेकिन आप अलग अलग जगह में और लर्निंग करें, कंपनी के बारे में और समझें, क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग ऐसा ही है कि जब तक आपका कन्विक्शन नहीं हो तब तक होल्ड करना सही नहीं है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। तो इसलिए कन्विक्शन बढ़ाए कि कल अगर मार्केट गिरती भी है या ये स्टॉक गिरता भी है तो भी आप लेकर रख सके, आपको चिंता ना हो दोस्तों। तो इसीलिए आपको डिसाइड करना है आप एफोर्डेबल हाउसिंग स्टोरी जो इंडिया में है उस पर आप पॉजिटिव है कि नहीं, और होम फर्स्ट फाइनेंस में पॉजिटिव है कि नहीं दोस्तों। तो बिल्कुल अपनी रिसर्च करें, उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।